Hi guys, welcome back. Let's start with topic number 1.7 FW Taylor साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। इस टॉपिक पे आगे बढ़े इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो FW टेलर जी थे वो कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था। तो FW टेलर जो थे 1878 में उन्होंने मिडवेल स्टील की कंपनी थी वो ज्वाइन की थी एज अ लेबर। जब वो ज्वाइन किए थे 1878 में तो एज अ लेबर थे, फिर उनकी पोस्टिंग बढ़ती गई क्योंकि उनको मैनेजमेंट में काफी दिलचस्पी थी। वो अलग अलग अपने ओपिनियन देते थे, अपने ऑब्जर्वेशन को एक थियरीज बना के उसमें यूज करते थे जिससे कि कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था और कंपनी उनको प्रमोशन देती गई और एक दिन लेबर से वो चीफ इंजीनियर के पोस्ट तक पहुंच गए। 1878 में उन्होंने ज्वाइन किया था। 1883 में उन्होंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। इसके बाद उनकी पोस्टिंग बढ़ती गई, पर जब लेबर से जब वो फोरमैन बने उस कंपनी के, तो जब ये फोरमैन बने तब उनके ऊपर ये प्रेशर आया कि उनको उस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो जब वो इस चीज पे काम कर रहे थे, चीजों को एनालाइज कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की। नोटिस क्या क्या की कि जब लेबर होता था, वो लेबर जब भी काम करने आते थे तो जो क्या काम करना है ये डिसाइडेड नहीं होता था। कौन से मैनेजर के अंडर काम करना होता है ये भी डिसाइडेड नहीं होता था। वहां पे लोग आते थे और अपने इक्विपमेंट खुद लेके आते थे। इक्विपमेंट खुद लाने की वजह से क्या होता था, जो इक्विपमेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए वो इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड नहीं होता था। तो लोग आते थे, फिर डिसाइड करते थे क्या काम करना है, किस मैनेजर के अंडर करना है, और खुद का इक्विपमेंट लाने की वजह से स्टैंडर्ड नहीं होते थे तो उसमें टाइम काफी वेस्ट होता था और आउटपुट नहीं निकल पाता था। तो FW टेलर को लगा कि ये सारी चीजें जो है ये चेंज होनी चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किया कि 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो प्लानिंग करे, 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट कराए, और लेबर का काम जो होना चाहिए वो बस काम को किस तरीके करना है और अच्छे तरीके से किस तरीके से करना है वही बस होना चाहिए। और उनको एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट कंपनी से ही मिलना चाहिए जिससे कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो FW टेलर के बारे में थी। फिर उन्होंने एक बुक लिखा। बुक उन्होंने 1911 में लिखा, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उनका जो साइंस का नॉलेज था उसको मैनेजमेंट के साथ अटैच किया है। वो हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से देखने लगे। छोटी से छोटी चीज भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए, उनका मानना था। इसी के लिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। अब देखते हैं आपके बुक में FW टेलर के बारे में क्या क्या बैकग्राउंड दिए गए और क्या क्या चीजें लिखी गई है। ये पढ़ने से पहले मैं एक बात और लिंक करना चाहता हूं कि FW टेलर का जो पूरा एक इंफेसिस था, पूरा एक जो टॉपिक था मेन उनका ये था, उनका मुद्दा जो ये था कि मोरल ऑफ द स्टोरी, कि किसी भी कंपनी का एफिशिएंसी लेवल किस तरीके से इंक्रीज की जा सकती है। वेस्टेजेस उस कंपनी के टाइम को लेके, ह्यूमन रिसोर्स को लेके या किसी भी रिसोर्स को लेके किस तरीके से आप कम कर सकते हो और एफिशिएंसी लेवल किस तरीके से बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर उनका पूरा एम्फेसिस था। अब बात करते हैं आपके बुक में क्या लिखा है। टॉपिक नंबर 1.7 FW टेलर 1856 में बॉर्न हुआ। उनका 1915 में उनकी डेथ हुई और 1911 में उन्होंने बुक लिखी थी। Was an American who started his career as machinist in मिडवेल स्टील वर्क। एक जो ये कंपनी थी मिडवेल स्टील वर्क, यहां से उन्होंने अपनी जर्नी चालू की करियर की। उसके बाद ये सेकंड लाइन जो लिखी गई कि वो एक लेबर से चीफ इंजीनियर के पोजीशन तक पहुंचे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ही इंट्रोड्यूस हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा। वो जो भी ये एक्सपेरिमेंट करते थे या जो भी उनका ऑब्जर्वेशन होता था ये बेस्ड होता था साइंटिफिक डेटा पे। जैसे मैंने बोला ना, इन्होंने क्या किया, हर चीज में जो मैनेजमेंट में इन्होंने साइंस को यूज किया। हर चीज में छोटी से छोटी चीजों को वो साइंटिफिक नजरिए से देखते थे, सिस्टमैटिक तरीके से देखते थे। तो ये जो भी ऑब्जर्वेशन करते थे, इनका जो भी एक्सपेरिमेंट होता था ये साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड होता था। टेलर अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के तरफ उनका झुकाव ज्यादा था। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आपके
एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आ सकते हैं, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक हो गया, मैच द कॉलम हो गया, कि ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। टेलर मैनेजमेंट थियरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ऑलरेडी देखा, हर जगह आपको ये इनकी जो भी एक्सपेरिमेंट होगी या जो भी ऑब्जर्वेशन होगी ये मैनेज साइंटिफिक तरीके से होगी, साइंस इसमें आएगा ही। दिस थियरी इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच to decision making and solving theme at the same time. According to Taylor, problem should be solved by scientific technique. बोला ना मैंने आपको कि इनका जो भी चीज होगा वो साइंस के नजरिए से देखते हो, तो उनका ये भी कहना है कि जो भी प्रॉब्लम होता है वो एक साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू सॉल्व होनी चाहिए, rather than rule of thumb and ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर क्या मतलब मैंने पहले भी समझा चुका हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, वो ट्रायल एरर होगा। नहीं, आपको एक साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इसमें इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए हुए, कुछ टेक्निक्स दिए हुए, जिसके बारे में हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। इसमें एफडब्ल्यू टेलर जी ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए। अगर आप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। पहला जो प्रिंसिपल बोलते हैं वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अभी इसमें यह समझना जरूरी है कि रूल ऑफ थंब क्या होता है। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है एक बॉस, एक मैनेजर, वही आपको कुछ बोलेगा और आपको वही करना पड़ेगा। तो एफडब्ल्यू टेलर का कहना यह है कि एक बंदा अपने जजमेंट पे या एक मैनेजर अपने पर्सनल ओपिनियन पे आपसे काम नहीं करवा सकता है। अगर आपको कुछ लगता है कि ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, और वो उसमें अगर आपने साइंटिफिक एनालिसिस किया हुआ है, साइंटिफिक एनालिसिस से देखना है। एफडब्ल्यू टेलर का कहना क्या है कि आप किसी भी बंदे के पर्सनल जजमेंट या ओपिनियन पे काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले साइंटिफिक एनालाइज करना चाहिए। देखते क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाना चाहते हो, द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड। तो रूल ऑफ थंब का जो मेथड होता है इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी इसके बदले, रूल ऑफ थंब के बदले आपको यूज करना पड़ेगा साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क को। कि रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, किसी एक बंदे ने अपने पर्सनल ओपिनियन बोला और आप उसी पे काम करने लगे, ऐसा नहीं चलेगा। हर एक प्लान होगा या कुछ बात बोली जाती है तो उसमें साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क होना चाहिए। रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। जो रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, तो रूल ऑफ थंब मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन जो मैनेजर अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से ले। टेलर इंसिस्ट यानी दबाव डालते हैं अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। अगर छोटे से छोटा काम भी है तो उसमें साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सेलेक्टिंग द बेस्ट वे of performing a job after scientific analysis of that job and not by trial and error method। अंधेरे में तीर मत मारो, बार बार बोल रहे हैं कि एक साइंटिफिक एनालिसिस करो और उसके बाद ही काम को पूरा करो। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। यानी कि स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय मैनेजर। कि आपका स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के लिए आपको टाइम चाहिए, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के लिए आपको स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए, जो कौन डिसाइड करेगा, मैनेजर। दिस विल हेल्प इन सेविंग द टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी एंड विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट। और आपने अगर किसी भी चीज का साइंटिफिक एनालिसिस किया हुआ है कि आपको कोई काम इस तरीके से करना है, तो इसमें क्या होता है, आपके जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट होने से बचते और आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हो और आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। दूसरा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अभी हार्मोनी का मतलब क्या होता है, सबको मिलजुल के काम करना। कोई एक बंदा किसी और गोल के लिए काम कर रहा है, कोई एक और गोल के लिए काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। सबको मिलके एक गोल के लिए काम करना, हार्मोनी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। आपके वर्कर में और मैनेजमेंट के बीच में तालमेल होनी चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कि झगड़े वगैरह जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में होते हैं, इसमें आपको रिड्यूस, मतलब इस झगड़े के जो नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आपके
एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में या मैनेजमेंट के बीच में हार्मोनी है तो झगड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बिटवीन देम। Perfect understanding between employer and manager will be helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal। और अगर आपके मैनेजर में और वर्कर में यानी कि एम्प्लॉइज में अच्छा तालमेल है तो वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और अच्छा काम वही होता है जहां पे अच्छा एनवायरनमेंट होता है। थर्ड पॉइंट, मेंटल रिवॉल्यूशन। अभी मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर का क्या कहना है कि जो एम्प्लॉय होता है और जो मैनेजमेंट होता है दोनों की सोच में फर्क आना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। पर टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है मेंटल रिवॉल्यूशन का। दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, कि मैनेजमेंट आपको एम्प्लॉय को किस नजरिए से देखता है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट को किस नजरिए से देखता है, इसके एटीट्यूड में फर्क आना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को ये फील होना चाहिए कि उनका इक्वल इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय को ये नहीं लगना चाहिए कि मैनेजमेंट सब काम अपने हिसाब से करता है, हमें थोड़ा भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, और मैनेजमेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एम्प्लॉय हमारी बात नहीं सुनते। दोनों को एक इक्वल इंपॉर्टेंट मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। दे शुड give full cooperation for achieving goal of organization. This will increase the productivity and profit। अगर इस तरीके से मैनेजमेंट एम्प्लॉय को अगर पूरा मदद देते हैं या तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं या और एम्प्लॉय मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों के एटीट्यूड में चेंजेस आता है, तो इसका जो फायदा होता है ये इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, आपको खुद के लिए काम नहीं करना है। दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, यानी कि एम्प्लॉइज में और मैनेजमेंट में म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, दोनों जन मिलकर काम करना चाहिए, कोई भी अपने लिए काम नहीं करना चाहिए, दोनों जन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ड्यू टू कॉपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट, इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर ये सारी चीजें होती है, कॉपरेशन होता है, ट्रस्ट होता है, टीम स्पिरिट होती है, तो ये जो इंटरनल कंपटीशन चल रहा था ना एम्प्लॉय में और मैनेजमेंट में, खुद में जो इंटरनल कंपटीशन चल रहा था ये हेल्दी कंपटीशन हो जाता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशन गिवन बाय एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग। नॉर्मली देखिए जो कोई भी प्लान बनाया जाता है ये मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है, तो जब भी मैनेजमेंट कोई प्लान बना रही है और एम्प्लॉय उसको सजेशन देना चाहते हैं तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉय के सजेशन को भी ध्यान देना चाहिए, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं आप तो लोअर लेवल के लोग हैं, आप हमें कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय कुछ सजेशन दे रहे मैनेजमेंट को तो मैनेजमेंट को उस सजेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट। एम्प्लॉय को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल पार्ट समझना चाहिए किसी भी केस में। एट द सेम टाइम एम्प्लॉय शुड रेसिस्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड फॉर द मैनेजमेंट। और इसी वक्त एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी है कि वो बिना मतलब का स्ट्राइक ना करे या ऐसा कुछ काम ना करे जिससे कि मैनेजमेंट के प्रोडक्टिविटी पे उसका असर पड़े या अननेसेसरी के डिमांड ना करे। They should treat each other as a two pillar of organization। और ये दोनों ही एक अपने आप को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो खंभों की तरह समझे कि दोनों ही खंभे रहना जरूरी है, किसी भी एक खंभे से काम नहीं चलेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एफ टेलर साहब ये बोलते हैं कि जब भी काम का बंटवारा किया जाता है तो आपको जिस काम की जिम्मेदारी दी जाती है तो उस काम से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी आपकी ही होती है। नॉर्मली जो मिडिल लेवल के लोग होते हैं और जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ये प्लान करते हैं और जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उस हिसाब से रिपोर्ट किसे करना है, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये एफ टेलर साहब इसमें बताते हैं। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकम्पाइंड विद द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉयज। आपको काम दिया जाता है तो उसी के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल और मिडिल लेवल। जो मेजर प्लानिंग का काम होता है वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल का होता है, और जो एजुकेशन का काम होता है वो आपके एम्प्लॉयज का होता है, यानी कि लोअर मैनेजमेंट का काम होता है। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन
बाय देयर सुपीरियर। सुपीरियर यानी कि जो मैनेजर यानी कि मिडिल लेवल के या टॉप लेवल के जो लोग जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से ही वो रिपोर्ट करते हैं। और किसको रिपोर्ट करते हैं? तो उनको ही रिपोर्ट करते हैं, अपने मैनेजर को, सुपीरियर को। सुपीरियर यानी जो आपके ऊपर है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प। मैनेजर कैसा होना चाहिए? तो मैनेजर ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा एम्प्लॉय को हेल्प करे, इंकरेज करे और गाइड करे। ठीक है, इट हेल्प द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉय। जिससे कि क्या होगा, जब किसी मैनेजर का रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के साथ अच्छा होता है, वो उसको हेल्प करता है, गाइड करता है, इंकरेज करता है, तो वो एम्प्लॉय भी अच्छा काम करते हैं और उसका जो फर्क है वो आपको आपके प्रोडक्टिविटी में दिखता है, एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेट एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। कि आपको अगर लगातार एफिशिएंसी लेवल बढ़ाती रहनी है, ठीक है, आपको हमेशा अगर ग्रोथ करना है, तो ये जरूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही के क्वालिटीज में, दोनों ही के टैलेंट में इंक्रीजमेंट होना चाहिए। आप अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, जिससे कि उनका जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो, जिसका फायदा आपको आपके प्रोडक्टिविटी में मिले। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एम्प्लॉयर यानी मालिक और एम्प्लॉय यानी नौकर। तो एम्प्लॉय, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी पे, उसके स्किल्स पे। Thus providing training and development program to the employees whenever required। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है, जरूरत लगती है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है या ट्रेनिंग की जरूरत है, तो एम्प्लॉयर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। whenever required is very essential, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, तो हो सकता है आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका फर्क गिरे। Each employee should given proper authority to attain greater efficiency and maximum prosperity। हर एक एम्प्लॉय को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आपके लिए अच्छा काम करे, जिससे और अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटी या स्किल्स बढ़ती रहे, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को डे बाय डे एक ज्यादा अच्छे लेवल पे जाने का मौका मिले, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल बढ़ती रहे। तो ये एफडब्ल्यू टेलर ने कुछ प्रिंसिपल बताए थे कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अगर उस कंपनी को एफिशिएंसी लेवल बढ़ाना है, तो उस कंपनी को ये प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। ये भी हेनरी फॉल के बाद सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये चैप्टर में, और एग्जाम में आने के चांसेस इसके भी लगभग अच्छे ही है, 100% भी बोल सकते हो। नॉर्मली एक दो एग्जाम को छोड़ के एग्जाम्स में आएंगे ही।